वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेंटोरा डीप फैक्ट, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा भारत निर्वाचन आयोग। इसको माइंड मैप से देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई शॉर्ट में बोलेंगे हम। सबसे पहला देखते हैं, पहली बात देखें तो ये भाग 15 के अंदर ईसीआई का उल्लेख कर रखा है, संविधान के भाग 15 में, जो कि अनुच्छेद दे रखे हैं 324 में। अनुच्छेद 324 में लिखा कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, ये भाग 15 में। नेक्स्ट बात यह कि संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, जो कि पहले जब भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 में ये जब बात लिखी तब 1 सदस्य इसको बनाया गया था, लेकिन ये 1993 के अंदर 3 सदस्य यानी 2 सदस्य और जोड़े गए। 3 सदस्य यानी अन्य आयुक्त जोड़े, तब उसके बाद में हो गया एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और दूसरे 2 अन्य आयुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या फिर 65 ईयर, जो भी पहले होगा उसको माना जाएगा। सामान्यतः आयु या तो 6 वर्ष होगी या 65, इनमें से जो पहले होगी व्यक्ति की आयु वो ही मानी जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो कार्य देखते हैं। ईसीआई का कार्य है कि संसद या राज्य, संसद में देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, इनके इलेक्शंस, और यह राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनावों का कौन देखता है? कि ईसीआई देखता है। भारत का चुनाव आयुक्त इनके इलेक्शन करवाता है। जैसे संसद में 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा, और फिर राज्य विधानसभाओं के यानी एमएलए के वोट भी कौन करवाएगा? ईसीआई करवाएगा। राष्ट्रपति का इलेक्शंस भी ईसीआई करवाएगा और उपराष्ट्रपति का इलेक्शंस भी ईसीआई करवाएगा। सिर्फ इन्हीं के करवाएगा। पंचायती राज के इलेक्शन से, ग्राम पंचायत के इलेक्शन से वो सारे प्रादेशिक चुनाव आयुक्त ही करवाता है। नेक्स्ट है इनको हटाना है। अगर सदस्य हैं उनको हटाने का कैसे रिमूवल प्रोसेस देखते हैं तो सबसे पहला देखते हैं ईसीआई की तरह, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज की है ये, किसको हटाने की बात कर रहे हैं? सीईसी की बात है। जब बात मुख्य चुनाव आयुक्त की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाएंगे, जैसे कि संसद में विशेष बहुमत की जरूरत रहती। तो ये तो था सीईसी की बात। और अन्य आयुक्त की बात करें तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। जब सीईसी ने राष्ट्रपति को अगर सिफारिश कर दी कि अन्य आयुक्त इनको हटाया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति हटा सकते हैं। वेतन भत्ते क्या होंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे और इनका वेतन कहां से दिया जाएगा? भारत की संसद निधि से। ये हम बात कर रहे थे भारत के निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, तो इनकी वेतन कहां से? संसद निधि से। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कहा कि भारत निर्वाचन आयुक्त को कि इसको शक्ति दे रखी है, वो कैसी है? तो ये केवल चुनाव कराना ही नहीं है, बल्कि क्या काम करेंगे? अधीक्षण की तरह काम करेंगे, निर्देशन की और नियंत्रण का भी काम करेंगे। जैसे कि सुप्रीडेंटेंस और डायरेक्शंस एंड कंट्रोल, ये भी काम कौन करेगा? और बाकी इनको प्रादेशिक आयुक्त, जैसे कि राज्यों के अंदर चुनाव आयुक्त होते हैं, उन्हीं को बोलेंगे प्रादेशिक चुनाव आयुक्त। तो उसमें उनके चुनाव के दौरान में राष्ट्रपति क्या करेंगे? ईसीआई की सलाह पर नियुक्त कर सकते किनको? प्रादेशिक चुनाव आयुक्त को। तो उनको प्रादेशिक आयुक्त को नियुक्त करना है तो वो किसकी सलाह लेगा? राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त, भारत का चुनाव आयोग है, उनके ईसीआईएस को बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी सलाह पर काम करते हैं। आगे का इसमें कमियां क्या है कि संविधान में सदस्यों की योग्यता कहीं पे निर्धारित नहीं की रखी है, कि जो भारत के संविधान में इनकी योग्यता कहीं पे निर्धारित नहीं कर रखी है। अनुच्छेद 329 की देखें तो चुनावी मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, जैसे कि परिसीमन आयोग के आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती। कि परिसीमन आयोग कौन बनाएगा, गठन करता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तब ये
परिसीमन आयोग जो सिफारिशें इनको देता है तो उस पे आदेश, उनके आदेश पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में। तो इसलिए इसको इस अनुच्छेद 329 कहता है कि चुनावी मामलों में न्यायपालिका को हस्तक्षेप से रोक लगाता है। रिटायरमेंट के बाद में सरकार अन्य पद पर भी इस पे रोक नहीं लगाती है। जब हम बात करें कि इनकी रिटायरमेंट हो जाने के बाद में सरकार अन्य पद भी उनको दे सकती है, उसे रोक नहीं, सरकार के अंदर से केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में पद दिया जा सकता है रिटायरमेंट के बाद में, इनको रोका गया नहीं है। तो ये ध्यान रखना। ये तो था हमारा चुनाव आयुक्त। आगे हमारा होगा कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद कहाँ पे? 148 के अंदर। अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख कर रखा है। इसका उपनाम क्या होगा? सार्वजनिक धन का संरक्षक, गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। यानी बोला जाए तो कि सार्वजनिक धन का संरक्षक की बात आए तो राष्ट्रपति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कौन है? सीएजी। तो ये ध्यान रखना। नियुक्ति कौन करेगा? वो तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ये नियुक्ति संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके ऑलमोस्ट नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। कार्यकाल कितना होगा? तो ये भी 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु। इनको हटाएंगे कैसे? तो इनको भी हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। कैग को जब हटाना होगा तो संसद की विशेष बहुमत के द्वारा ही हटाया जाएगा। रोक क्या लगा रखी कि रिटायरमेंट के बाद में केंद्र या राज्य के अधीन में कोई पद नहीं ले सकता। इन पे भी रोक लगा रखी। कैसे? कि केंद्र हो या राज्य सरकार के अधीन में कोई पद नहीं ले सकता है। आगे कहा है कि अनुच्छेद 149 में कहा केंद्र और राज्य दोनों के खातों की क्या करेगा? ऑडिट। इनका काम है, कर्तव्य दे रखी किसमें? अनुच्छेद 149 में। क्या काम है कि केंद्र के और राज्य दोनों के खातों की ऑडिट करने का काम होगा। किसका होगा? कैग का। ये कैग ऑडिट, खातों की ऑडिट करता है। किनके? केंद्र के और राज्य सरकार के। अब देखते हैं कि ये जो ऑडिट किस किस की कर सकते हैं और किसकी नहीं। तो कुछ ऑडिट किसकी तो पूरी करती, जैसे कि ओएनजीसी है या एयर इंडिया है। कुछ निगमों की भी ऑडिट करता है। वो कैसे? कि ओएनजीसी भारत सरकार की कंपनी है ना, जहां पे भारत सरकारी, एयर इंडिया, तो एयर इंडिया की भी ये ऑडिट कर सकता है, क्योंकि जहां पे भारत सरकार का पैसा है वहां पे ये ऑडिट कर सकता है। वैसे ही वैसे भारत सरकार का पैसा आरबीआई में, एसबीआई में, इन एलआईसी में भी है, लेकिन यहाँ पे ऑडिट नहीं करेगा। कुछ बिल्कुल भी नहीं करता। कुछ निगमों में ऑडिट कर सकता है और कुछ निगमों में नहीं कर सकता। नहीं किसमें? आरबीआई में नहीं करेगा, एसबीआई में और एलआईसी में। इनमें ये बैंकिंग का ऑडिट अलग से होता है। तो ये कौन करता है? निजी सीए करता है। इनका खुद का सीए बना रखते हैं तो वो ही करते हैं ऑडिटिंग, ना कि कैग नहीं करता। बैंकिंग की ऑडिटिंग कैग नहीं करता। ये मित्र कहलाता किसका? ये पीएसी है। पीएसी जैसे कि लोक लेखा समिति, इसका मित्र कहेगा, या दार्शनिक कह सकते हैं इनका, या मार्गदर्शन इनका कहलाएगा। किसका? पीएसी का। यानी लोक लेखा समिति है उसका ये फ्रेंड कहलाएगा। कौन? कैग। आगे कहा कि इसकी रिपोर्ट देखते हैं। ये रिपोर्ट देते हैं अनुच्छेद 151 में कहा कि ये संसद को रिपोर्ट सीधे ना दे के राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं। तो अब रिपोर्ट में 3 रिपोर्टें देते हैं, वो देखते हैं। अनुच्छेद 151 की बात करें, ये अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को नहीं देते, बल्कि किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। इसमें पहली रिपोर्ट देखते हैं। विनियोग खातों पर रिपोर्ट देने का काम करेगा एक रिपोर्ट, दूसरी है वित्त खातों पर रिपोर्ट, और तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम पर रिपोर्ट। भारत सरकार का कैग रिपोर्ट देता है, संसद को सीधे ना देके राष्ट्रपति को देते हैं। 3 रिपोर्टें सौंपते हैं, विनियोग खातों के रिपोर्ट, वित्त खातों पर रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रम पर रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्टें कैग देता है। आगे कहें तो इस पे सीमितता है, मतलब इसकी सीमितता क्या है कि गुप्त सेवा व्यय यानी सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर का ऑडिट नहीं कर सकता। ये हमने अभी यही तो बताया कि इनका काम है 149 के अंदर, अनुच्छेद 149 का कर्तव्य है इनका दे रखा है। क्या काम है इनका? ऑडिट करना। तो ऑडिटिंग ये नहीं कर सकता। कहां पर बात आएगी कि सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसका ऑडिटिंग ये कैग नहीं करेगा। ये था हमारा कैग। आगे आएगा हमारा वित्त आयोग। वित्त आयोग को देखते हैं तो इसमें जब अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद वित्त आयोग दे रखा है 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दे रखा है। इसका गठन हर 5 साल में राष्ट्रपति इसका गठन करता है।
5 साल से पहले भी राष्ट्रपति को लगे तो ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत में वित्त आयोग का गठन कर सकता है, यानी हर 5वें साल वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, वो राष्ट्रपति करते हैं। इसकी संरचना देखते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होंगे, किसमें, वित्त आयोग में, और 4 ही अन्य सदस्य होंगे। और प्रकृति कैसी होगी, क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक प्रकृति होगी। प्रकृति कैसी, वित्त आयोग की प्रकृति होगी अर्ध न्यायिक है। और कार्य क्या होंगे, तो केंद्र और राज्यों के बीच में कर का बंटवारा करने का काम करेगा ये वित्त आयोग। संतुलन चक्र की बात करें तो इसे देखते हैं, इसे भारतीय संघीय व्यवस्था का बैलेंसिंग व्हील कहते हैं। क्यों, क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था यानी राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बनाए रखता है। काम कौन करता है, ये वित्त आयोग करता है, इसलिए इसको संघीय व्यवस्था का बैलेंसिंग व्हील बोलते हैं ना। कि इसके पास शक्तियां कौन कौन सी है, कि सिविल कोर्ट की शक्तियां दे रखी है, जैसे कि किसी को समन भेजना, किसी व्यक्ति को समन यानी बुलाना, किसी व्यक्ति को बुलावा भेजना, या दस्तावेज भी मांग सकते हैं उनसे कि कर देना नहीं देना, कर दाता आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसमें सारी बातें कौन चेक कर सकता है, वित्त आयोग। योग्यता देखते हैं इनकी, तो ये संसद द्वारा निर्धारित अधिनियम 1951 के तहत में इनकी योग्यता निर्धारित की जाती है। तो उसमें अध्यक्ष की योग्यता क्या है कि सार्वजनिक मामलों पर अनुभवी होना चाहिए। जब इसमें हमने ये देखा कि एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, ये भी देखा कि एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे, तो अध्यक्ष की नियुक्ति करते वक्त उसका देखा जाएगा कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी है या नहीं। अगर सार्वजनिक मामलों का अनुभवी है तो उसको अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। और सदस्यों की बात आएगी, 4 अन्य सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति करनी होगी तो हाईकोर्ट का जज की योग्यता रखनी पड़ेगी। जब हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता होगी वो हो सकती है, या फिर वित्त या लेखा का ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं है तो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो इनमें से कुछ भी है तो उसको सदस्य बनाया जा सकता है वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये योग्यता है। आगे पुनर्नियुक्ति, तो संसद दोबारा बनने के मतलब संसद इसको पुनर्नियुक्ति के लिए रोका गया नहीं है। जैसे हमने देखा था कैग में, तो कैग को रोका गया था, लेकिन इसमें वित्त आयोग के सदस्यों को भी नहीं रोका गया था। ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने 3 कर लिया हमने। सबसे पहले तो हमने किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा हमने किया कैग CAG, तीसरा हमने किया है तीसरा वित्त आयोग किया फाइनेंशियल कमीशन। तो ये 3 तो आज हमने बॉडी पढ़ ली, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने 3 पढ़ ली। बाकी की ऐसे इसी माइंड मैप से हम ले आएंगे।